नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स का पार्ट 29 है ये। और आज डीएस एसएसबी एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर फीमेल से जो क्वेश्चन लिए हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 161 to 170। ये सीरीज महत्वपूर्ण है पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए, चाहे डीएस एसएसबी एनबीएस केबीएस या अन्य किसी स्टेट का हो। इसके अलावा यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ जो कुछ कंसेप्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे आज हम जिन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड जो मेजर टर्म्स हैं साथ साथ उनको भी डिस्कस करेंगे। मुख्य टर्म्स हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एवरेज कलेक्शन पीरियड, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वर्क स्पेशलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, फ्लेक्सिबल बजट, नाफ्टा, यूएसएमसीए, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिक्योरिटी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं जिन पे डिस्कशन होगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 161 क्वेश्चन। स्टॉक प्राइस ऑफ XYZ लिमिटेड इज ट्रेडिंग एट ₹60। स्टॉक प्राइस XYZ लिमिटेड का एक शेयर का जो प्राइस है वो 60 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अभी इसका एक शेयर मार्केट में 60 रुपए पे है। इसका मतलब ये है द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर। फर्म से ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी 6 रुपया पर शेयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 12% पर ईयर। और इसके अलावा ये जो डिविडेंड है ये 12% के रेट से हर साल ये उम्मीद है कि ग्रो करता रहेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर ये जो 6 रुपए पर शेयर मिल रहा है इसमें 12% की बढ़ोतरी होगी और नेक्स्ट ईयर फिर इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। हमें जानना है कि इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत। जो गिवन ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन 1 22%, 2 30%, 3 35% एंड 4 25%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 22%। अगर सिंपली इसको देखा जाए तो 60 रुपये मार्केट प्राइस है शेयर की वर्तमान में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मार्केट में 60 रुपये का ये शेयर खरीदता है तो आने वाले साल में ये उम्मीद है कि उसको 6 रुपया मिल जाएगा, यानी कि 10% रिटर्न उसको यहाँ से मिल जाएगा। उस जो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा उस इन्वेस्टर को 10% का रिटर्न मिल जाएगा प्लस 12% के ग्रोथ की उम्मीद है। तो 10 + 12 यानी कि 12% हो जाएगा, ये 22% हो जाएगा। इसके तहत कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती क्या है इसको विस्तार से समझेंगे और इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन जो है उसको डिटेल में भी जानेंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन था। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब होता है यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा होता है किसी संस्था में उसको इक्विटी बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि इक्विटी कंपनी के पास जो इक्विटी है वो इक्विटी शेयर होल्डर से मिली है, तो इसके बदले में जो पेमेंट करनी पड़ती है कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। जैसे किसी भी चीज की कॉस्ट होती है, अगर हम लोन लेते हैं तो लोन की कॉस्ट होती है उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। ठीक वैसे ही अगर कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। ठीक वैसे ही कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो शेयर्स पे जो डिविडेंड देने पड़ेंगे कंपनी को वो शेयर्स की कॉस्ट है कंपनी के लिए। अब चूंकि इक्विटी शेयर्स के जो डिविडेंड होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, उनकी कोई ये निश्चितता नहीं होती है कि कितना डिविडेंड उन पे देना है, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अलग अलग विधियों से निकाला जाता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के कई तरीके हैं, उनमें से डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को आज हम इस मॉडल में देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब उस कॉस्ट से है जो कंपनी को पे करनी पड़ेगी इसके शेयर होल्डर्स को, या हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब उस अमाउंट से है जो शेयर होल्डर्स रिक्वायर करते हैं, यानी कि चाहते हैं कि उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए उनके इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे। कंपनी को उसी अमाउंट को अपनी कॉस्ट मानना होगा जितना शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि शेयर होल्डर्स अपने इन्वेस्टमेंट पे जितना रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं, जितनी आमदनी चाहते हैं, कंपनी के लिए वो जो आमदनी है
शेयर होल्डर्स के लिए जो आमदनी है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, इसी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के तहत इक्विटी की कॉस्ट निकालने का जो तरीका है उसमें जो डिविडेंड में ग्रोथ होगा फ्यूचर में उसको ध्यान में रखा जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक इसमें जानी जाती है, ये एज्यूम करते हुए कि डिविडेंड ग्रो करेगा आइदर एट ए स्टेबल रेट, या तो निश्चित तौर पे वो ग्रो करता रहेगा हर साल थोड़ा बहुत, या डिफरेंट रेट पे ग्रो करेगा। तो ये एजम्पशन होती है कि जो डिविडेंड आने वाले साल में जितना मिलेगा उसमें आने वाले सालों में और वृद्धि होती रहेगी। इस एजम्पशन पे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की जाती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के तहत कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड अपॉन प्राइस ऑफ शेयर, प्रेजेंट प्राइस जो शेयर का है मार्केट में, प्लस उसमें ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो जोड़ दिया जाता है। इसमें डी का मतलब यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर से है, पी का मतलब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू से है, जी का मतलब ग्रोथ रेट है डिविडेंड के ग्रोथ रेट से। इस प्रकार इसकी कैलकुलेशन की गई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि वहां पे दिया गया था 60 रुपए का शेयर है और 6 रुपए डिविडेंड मिलने की उम्मीद है, तो 6/60 हो गया, प्लस 12% ग्रोथ है तो 12% के लिए 12/100 यूज किया है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6/60 को ये 1/10 आ जाएगा और 1/10 को हम 0.10 लिख सकते हैं, 12/100 को हम 0.12 लिख सकते हैं, और इस तरीके से ये इक्वल आ जाएगा 0.22 को हम 22/100 भी कह सकते हैं, और इसको हम 22% बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब होता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। ऑप्शन 1 है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एट टॉप लेवल, टॉप लेवल पे पावर्स का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ऑप्शन 2 एनेबलिंग मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क्स, ये मैनेजर्स को एनेबल करता है कि वो अपना काम बांट सकते हैं। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके माध्यम से रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड किया जा सकता है। और कॉस्टलीनेस ऑफ डिसीजंस में कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 एनेबलिंग मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के माध्यम से मैनेजर्स जो हैं वो अपने काम को बांट सकते हैं अपने अधीनस्थों के बीच में। ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन था। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है, इसका मतलब होता है असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू परफॉर्म ए टास्क बाय एन ऑफिसर टू हिज सबऑर्डिनेट। होता क्या है कि बहुत सी संस्थाओं में जो ऑफिसर होता है उसके पास बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है। जैसे जैसे किसी संस्था का साइज बढ़ता है तो उसके अधिकारी के पास कामों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो कभी कभी वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उनको सही से टाइम नहीं दे पाता है। इसके लिए इसके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि ये अपने अधीनस्थ को काम सौंप सकता है। जब ये अपने अधीनस्थ को काम सौंपता है तो काम सौंपने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपता है, साथ साथ उसके लिए अथॉरिटी भी सौंपनी होती है, इसलिए इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसको अधिकारों का प्रत्यायोजन या भारार्पण बोलते हैं हिंदी में। इसके माध्यम से एक एम्प्लॉय को ये फायदा रहता है, एक ऑफिसर को ये फायदा रहता है कि वो अपने काम का बंटवारा अपने अधीनस्थों में कर सकता है। जो उपयुक्त अधीनस्थ हैं उनको वो डेलीगेशन कर सकता है अपने काम का, और जो कम महत्वपूर्ण काम है दरअसल उनका ही डेलीगेशन होता है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो अपने पास रहने देता है ताकि उनके लिए सोचने के लिए इसके पास काफी टाइम मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, 80% ऑफ सेल्स ऑफ ₹10 लाख ऑफ ए फर्म आर ऑन क्रेडिट। एक फर्म की जो सेल 10 लाख है उसका 80% जो है वो क्रेडिट है, उधार है। इट हैज ए रिसीवेबल टर्नओवर ऑफ ₹8, इसका रिसीवेबल टर्नओवर 8 है, 8 टाइम्स इसको बोला जाता है। व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा। 360 डेज ए ईयर, अगर एक साल में 360 दिन माने जाएं तो। इन एवरेज डेटर्स ऑफ द फर्म, और फर्म के एवरेज डेटर क्या होंगे। जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं। ऑप्शन 1 45 डेज एंड ₹8 लाख, ऑप्शन 2 360 डेज एंड ₹1 लाख, ऑप्शन 3 45 डेज एंड ₹1 लाख, एंड ऑप्शन 4 360 डेज एंड ₹1,25,000। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 45 डेज एंड ₹1 लाख। 45 डेज जो है ये एवरेज कलेक्शन पीरियड, और एवरेज डेटर्स है फर्म के 1 लाख। पहले तो एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज डेटर का सामान्य मीनिंग जानना होता क्या है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि औसतन संस्था अपनी उधारियों को 45 दिन में
प्राप्त कर लेती है। मतलब जो संस्था को कलेक्शन में औसतन समय लगता है वो 45 दिन लगता है अपने उधारियों से। मतलब किसी डेटर से 45 दिन से थोड़ा ज्यादा और किसी डेटर से 45 दिन से थोड़ा कम, लेकिन इनका जो औसत अवधि है कलेक्ट करने की अमाउंट को वो है 45 डेज। ये तो है एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब। इसके अलावा एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर का मतलब होता है कि औसतन संस्था के पास हमेशा 1 लाख के डेटर बने रहते हैं। कभी ये डेटर थोड़े कम हो सकते हैं, कभी ये डेटर थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज डेटर्स रहते हैं संस्था के पास में वो 1 लाख के मौजूद रहते हैं, बने रहते हैं 1 लाख के डेटर। ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन था। अब इसका कैलकुलेशन भी जान लेते हैं। कैलकुलेशन किस तरीके से की गई है, इसमें बताया हुआ है सेल है 10 लाख रुपए की और जो क्रेडिट सेल है वो 80% है इसका। तो 10 लाख का 80% निकालेंगे, ये आ जाएगा 8 लाख। इसके अलावा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 टाइम्स है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है डेज इन ए ईयर अपॉन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डेटर टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। डेज इन ए ईयर, अगर हम डेज में निकालना चाहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड के औसतन कितने दिन लगते हैं तो डेज इन ए ईयर लेने पड़ते हैं ऊपर, और इसी को अगर हम मंथ्स में निकालना चाहें कि कितने महीने एवरेज कलेक्शन पीरियड है तो ऊपर डेज इन ए ईयर की जगह मंथ इन ए ईयर आ जाएगा, 12 आ जाता है। हालांकि इसमें क्योंकि डेज दिए गए थे तो इसलिए डेज में कैलकुलेट करेंगे। और 1 साल में इन्होंने बताया हुआ था कि 1 साल में 360 दिन मानने हैं, क्वेश्चन में गिवन था तो 360 दिन मान लिए। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 टाइम्स है, तो ये 8 टाइम्स है। यहाँ पे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है ये 8 टाइम्स है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 45, यानी कि 45 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि साल भर में 360 दिन जब होते हैं तो जो टर्नओवर रेशियो है हमारा वो 8 टाइम्स है, 8 गुना है। और इसका मतलब ये निकलता है कि सामान्यतया 45 दिन में हम एवरेज कलेक्शन कर लेते हैं, अपने ग्राहकों से कलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। मतलब हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल जो हम करते हैं, उससे हमारे रिसीवेबल्स का क्या रेशियो है। हमारे रिसीवेबल्स यानी कि हमारे डेटर्स और हमारी टर्नओवर, हमारी सेल में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसी को दिखाता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे क्योंकि जो टर्नओवर मतलब सेल, हम केवल क्रेडिट सेल का यूज क्यों करते हैं ये माइंड में आ सकता है। तो क्रेडिट सेल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो रिसीवेबल जो डेटर होते हैं उनका मतलब केवल क्रेडिट सेल से ही होता है, और जो कैश सेल रहती है उसमें तो कोई डेटर होता ही नहीं है। तो इसलिए हम क्रेडिट सेल से ही इसका रिलेशन देखते हैं डेटर्स का। इससे हमें ये पता चलता है कि हम क्रेडिट सेल हमारी कितनी है और हमारे कितने रिसीवेबल्स हैं। ये जितना कम होता है इसका मतलब होता है कि हम उतना ज्यादा अपना कलेक्ट कर पाते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल इस क्वेश्चन में थी 8 लाख और जो एवरेज रिसीवेबल है वो हमें निकालने हैं। इसलिए इस फॉर्मूले से हम नया फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एवरेज रिसीवेबल इधर आ जाएगा यहाँ पे और नेट क्रेडिट सेल के नीचे आ जाएगा इधर से रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 लाख क्रेडिट सेल है और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 8, यानी कि 1 लाख रुपीज। तो हमारे औसतन जो रिसीवेबल्स हैं वो 1 लाख रुपए रहते हैं। आप आमतौर पे देखेंगे क्वेश्चंस में कि एवरेज रिसीवेबल या एवरेज डेटर जब हम निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन डिवाइडेड बाई 2, ऐसा करके हम एवरेज डेटर निकालते हैं। तो हालांकि आप में से ज्यादातर लोग इसको जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि ऐसा हम करते क्यों हैं। देखो एवरेज रिसीवेबल का मतलब तो हमेशा यही रहेगा कि औसत हमारे पास हमेशा इतने के रिसीवेबल मौजूद रहते हैं हमारी बुक्स में, लेकिन हम हर दिन के जो रिसीवेबल्स हैं उनका डेटा करना मुश्किल होता है इकट्ठा। इसलिए एक नॉर्मल एवरेज ले लेते हैं कि शुरू के जो डेटर थे साल के शुरू में वो ले लिए और जो क्लोजिंग के डेटर थे वो ले लिए, दोनों को डिवाइड करके 2 से भाग कर दिया, तो हमारे पास औसत साल में जो रहा डेटर्स का वो निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। ए मैनेजर कैन सुपरवाइज ए लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। एक मैनेजर, एक प्रबंधक एक लिमिटेड नंबर यानी कि एक सीमित संख्या में एग्जीक्यूटिव्स को सुपरवाइज कर सकता है अपने अंतर्गत। एक मैनेजर के अंदर जो अधीनस्थ होते हैं उसके मैनेजर के अंडर उनकी जो संख्या रहती है वो एक सीमा तक ही ठीक है।
इट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ये कौन से कॉन्सेप्ट को रेफर करता है? ऑप्शन है वर्क स्पेशलाइजेशन, नेक्स्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट है फॉर्मलाइजेशन और नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध का विस्तार, मतलब अब प्रबंध का विस्तार कितना ज्यादा है। एक मैनेजर जितने लोगों को आसानी से सुपरवाइज कर सकता है उतना उसका स्पैन कहा जाता है। एक मैनेजर अगर 3 को अच्छे से सुपरवाइज कर पाता है तो उसका जो स्पैन है वो 3 है, जबकि एक मैनेजर अगर उसके अंडर ये 5 एम्प्लॉइज को सुपरवाइज कर सकता है आसानी से तो इसका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो 5 हो जाएगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है, एक ही बात है। अब ये ऐसा नहीं है कि केवल मैनेजर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि मैनेजर बहुत ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है, कम को कर सकता है, बल्कि ये डिपेंड करता है संस्था पे, संस्था के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे, संस्था की जो एक्टिविटीज है उन पे, जो काम किया जाता है, टास्क किया जाता है उसकी टेक्निकलिटी के ऊपर, और जो सबऑर्डिनेट है वो कितने ट्रेंड होते हैं। जनरली जहां पे सबऑर्डिनेट ज्यादा ट्रेंड रहते हैं, हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, वहां पे जो ये स्पैन होता है ये बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, लेकिन जहां पे ये कम ट्रेंड रहते हैं वहां पे स्पैन छोटा रखना पड़ता है। इसके अलावा भी और कई सारे फैक्टर्स होते हैं। बाकी जो इसमें महत्वपूर्ण टर्म थी उनको भी जान लेते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हुआ, अभी डिस्कस किया ही है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट की वो संख्या जो एक सुपरवाइजर के नीचे अच्छे से सुपरवाइज रह सकती है, हो सकती है। इसके अलावा वर्क स्पेशलाइजेशन, इसको डिवीजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन यानी कि काम का विशिष्टीकरण, तो काम का विशिष्टीकरण तब होता है जब हम काम का बंटवारा कर देते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क भी हम इसको बोल सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। दरअसल इकोनॉमिक्स के केस में इसी टर्म को डिवीजन ऑफ लेबर यूज किया जाता है ज्यादातर, और मैनेजमेंट के केस में इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्क स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ वर्क कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि किस डिग्री तक यानी कि किस मात्रा तक एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंडिविजुअल टास्क को डिवाइड कर सकती है सेपरेट जॉब्स में, यानी कि कोई काम है हमारे पास, हम उसको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कोई संस्था अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है तो अब वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के काम को कितने उसमें पार्ट में बांट सकती है, तो उसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं या वर्क स्पेशलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि अलग अलग काम जब अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है, डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं, तो इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ता है लोगों के बीच में। नेक्स्ट है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी संस्था को फॉर्मल बनाते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है रूल बेस्ड, फॉर्मल का मतलब रूल बेस्ड। इसमें एक संस्था अपने प्रोसीजर्स, रूल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इनको सुनिश्चित करती है, स्पेसिफाई करती है, ताकि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। इट मेक्स क्लियर टू एन एम्प्लॉय, ये एक एम्प्लॉय को ये क्लियर कर देता है कि उसको क्या करना है, कब करना है और किस तरीके से किया जाना है या कौन उसको करेगा। मतलब फॉर्मलाइजेशन में कुछ भी इनफॉर्मल नहीं रखा जाता है, कुछ भी वर्बल नहीं रखा जाता है। ज्यादातर चीजें जो रहती हैं वो रिटर्न में रहती हैं, जिससे क्लैरिटी बनी रहती है। सभी प्रकार के जो रिलेशंस हैं अधीनस्थों और अधिकारियों के बीच में उसकी क्लैरिटी रहती है। वर्क या टास्क की क्लैरिटी रहती है कि क्यों कौन सा टास्क किस व्यक्ति को करना है, जिससे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कोई परेशानी आने पर। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक संस्था अपने कार्य को कई डिपार्टमेंटों में बांट देती है। कोई भी संस्था डिपार्टमेंटलाइजेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फंक्शन के ऊपर डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकता है, जैसे एक संस्था अपने सभी कार्यों को मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फ्लेक्सिबल बजट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन ऐसा है जो फ्लेक्सिबल बजट को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन हैं सभी को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ए बजट विच इज अपडेटेड विद कॉस्ट एंड रेवेन्यू एज दे अकर ड्यूरिंग द बजट पीरियड। एक ऐसा बजट जिसमें बजट पीरियड के दौरान हम कॉस्ट और रेवेन्यू को अपडेट करते रहते हों। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है ए बजट विच शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। एक ऐसा बजट जिसमें कॉस्ट और रेवेन्यू को अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे दिखाया जाता है, यानी कि जो प्रोडक्शन के लेवल हैं या सेल्स के लेवल हैं, अलग अलग लेवल्स पे हम कॉस्ट को, रेवेन्यूज को शो करते हों। नेक्स्ट है ए बजट विच इज प्रिपेयर्ड यूजिंग ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट मॉडल। एक ऐसा बजट जिसको हम कंप्यूटर स्प्रेडशीट मॉडल की सहायता से दिखाते हैं।
नेक्स्ट है ए बजट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली, एक ऐसा बजट जो केवल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को रखता हो। तो इन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, ऐसा बजट जो अलग अलग लेवल्स के लिए बनाया जाता है। जैसे कोई प्रोडक्शन बजट अगर हम बनाए किसी संस्था का, तो हम बनाते हैं कि भाई वो 1000 यूनिट प्रोडक्शन करेगी तो कितना कॉस्ट आएगा, कितना रेवेन्यू होगा। अगर 2000 यूनिट प्रोड्यूस की जाए तो कितना बजट आएगा, कितना एक्सपेंस आएगा, कॉस्ट आएगा और कितनी रेवेन्यू होगी। 3000 यूनिट प्रोड्यूस करें तो कितना होगा। तो जब हम ऐसा बजट बनाते हैं जिससे कि हम अपने प्लांट की, अपनी फैक्ट्री की, अपनी संस्था की अलग अलग कैपेसिटी पे जब काम करें, तो उस केस में उसके कॉस्ट और रेवेन्यू की तुलना करके ये जानते हैं कि कौन सी सिचुएशन संस्था के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। हाँ जी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है। और फ्लेक्सिबल बजट का मतलब जैसा अभी डिस्कस किया, फ्लेक्सिबल बजट को वेरिएबल बजट भी कहते हैं। ये वह बजट होता है जो कॉस्ट और रेवेन्यू अलग अलग लेवल्स पे दिखाता है एक्टिविटी के पे, कि हम कोई एक्टिविटी जिस लेवल पे करेंगे उस हिसाब से कॉस्ट और रेवेन्यू में क्या चेंजेस होते हैं, ताकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता लग सके। और बजट तो खैर आप सब जानते ही होंगे, बजट का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो आने वाला पीरियड है उसका जब हम क्वांटिफिकेशन करते हैं उसके संदर्भ में अपने रिसीप्ट्स का और पेमेंट्स का, तो वो बजट कहलाता है। बजट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर रिसीप्ट्स एंड फ्यूचर पेमेंट्स। नेक्स्ट है 166, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हालांकि नाफ्टा अब है नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम अभी। नाफ्टा जो एक एग्रीमेंट है वो किन देशों के बीच में है। ऑप्शन 1 है यूएस, कनाडा, मैक्सिको। ऑप्शन 2 है यूएस, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। ऑप्शन 3 है यूएस, ब्राजील एंड कनाडा। एंड ऑप्शन 4 है यूएस, मैक्सिको एंड ब्राजील। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। अब नाफ्टा के बारे में जानते हैं विस्तार से। नाफ्टा, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये नॉर्थ अमेरिका में जो देश हैं कनाडा, मैक्सिको और यूएस, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया। इसके माध्यम से इन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया कि आपस में जब ये देश एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो सामान के जो आने और जाने पे जो टैक्स लगता था उसको खत्म करेंगे, ताकि फ्रीली ट्रेड कर सकें। ट्रेड बढ़ाने के मकसद से ये एग्रीमेंट किया गया था। द एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1, 1994। ये एग्रीमेंट अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1994 को। आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन जो नए यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जब इन्होंने ऑफिस में चार्ज लिया 2017 में, तो उन्होंने कहा कि ये जो नाफ्टा है इसकी कंडीशंस ऐसी हैं जो अमेरिका के हित में नहीं है, इससे अमेरिका को उल्टा नुकसान हुआ है और अमेरिका का जो ट्रेड है वो ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है इन देशों के साथ इस एग्रीमेंट की वजह से। तो इसलिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि नया एग्रीमेंट होगा नई कंडीशंस के साथ, और इसका नाम रखा गया, जो नया एग्रीमेंट है ये अस्तित्व में आ चुका है 1 जुलाई 2020 से। 1 जुलाई 2020 से नाफ्टा समाप्त और नाफ्टा की जगह नया एग्रीमेंट बन चुका है यूएसएमसीए। ये इन कंट्रीज के नाम से ही है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है नया, वो यूएसएमसीए नाम से जाना जाता है। 167 नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। इनमें से कौन सा डिपार्टमेंटलाइजेशन का मोस्ट कॉमन टाइप है, मुख्यतया अपनाया जाने वाला तरीका है। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, अभी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि एक संस्था जब अपने विभिन्न पूरी संस्था को कार्यों के अनुसार या प्रोडक्ट के अनुसार या किसी अन्य चीज के अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देती है पूरी संस्था को, तो उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। और इस डिपार्टमेंटलाइजेशन के अलग अलग बेस हो सकते हैं। हमें बताना है कि कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप है, यानी कि सबसे ज्यादा जो संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाता है। ऑप्शन 1 है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑप्शन 2 ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑप्शन 3 फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और ऑप्शन 4 है कस्टमर या मार्केट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3 फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में एक संस्था को फंक्शंस के आधार पर बांटा जाता है। एक संस्था में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के काम के लिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट है ज्योग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन।
ज्योग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन में ज्योग्राफी के बेस पे यानी कि क्षेत्र के आधार पे एक संस्था के डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं। इसमें ज्यादातर वैसी संस्थाएं आती हैं जो मल्टीनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे काम करती हैं। इसमें जैसे ईस्टर्न इंडिया या मिडिल इंडिया, तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट क्षेत्रों के आधार पर बांट सकते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल संस्था है तो वो एशियन या अफ्रीकन, इस तरीके से अपने जो पूरी इकाई है, पूरी यूनिट है, पूरी संस्था है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें प्रोडक्ट के आधार पर बांटा जाता है। अलग अलग जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट या डिवीजन वो बना सकती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है कस्टमर या मार्केट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें कस्टमर के बेस पे बांट दिया जाता है। कस्टमर के बेस पे यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं उनके ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। जैसे बैंकिंग में देखने को मिलता है, खासतौर पे इंडस्ट्रियल बैंक। एक बैंक इंडस्ट्रियल काम के लिए जो डिपार्टमेंट रखता है, उसमें जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स रहते हैं उनको देखते हैं। एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए जो बैंक ब्रांच बनाते हैं, उसमें फार्मर्स का जो बिजनेस होता है उसको देखते हैं, डील करते हैं। इसी तरीके से बैंकों में अलग अलग काम के लिए कस्टमर्स के लिहाज से डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 168, a form of security analysis that attempts to forecast the movement of prices of securities based on its historical prices is called। एक सिक्योरिटी एनालिसिस का एक टाइप, एक तरीका, सिक्योरिटी को एनालाइज करने का एक तरीका, जिसमें कोशिश की जाती है कि फोरकास्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ प्राइसेस, यानी कि जो प्राइसेस में मूवमेंट हो सकते हैं आने वाले समय में, उसका एक अंदाजा लगाया जाता है। और ये बेस्ड होता है हिस्टोरिकल प्राइसेस पे, यानी कि जो पूर्व में प्राइसेस रहे हैं, पास्ट में जो प्राइस रहे हैं, उनके आधार पे हम फ्यूचर का आइडिया लगाते हैं, फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकते हैं सिक्योरिटी के। इस एनालिसिस को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा कंपनी एनालिसिस एंड चौथा हिस्टोरिकल एनालिसिस। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, टेक्निकल एनालिसिस। ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन था। इसमें जानते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस होता क्या, सिक्योरिटी क्या होती है। तो फाइनेंस की लैंग्वेज में सिक्योरिटी का मतलब ऐसे टूल से होता है जिस टूल के माध्यम से एक इन्वेस्टर अपना फंड इन्वेस्ट कर लेता है और एक बोरोवर फंड बोरो कर लेता है। ज्यादातर सिक्योरिटी जो यूज किया जाता है टर्म, वो शेयर, डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड एटसेट्रा, इन सब के लिए सिक्योरिटी वर्ड यूज किया जाता है। सिक्योरिटी ऐसे टूल्स को बोला जाता है जिनका जो प्राइस होता है वो किसी अन्य आइटम पे यानी कि दूसरी चीजों पे डिपेंड करता है। इनका अपना कोई मूल्य नहीं होता है। जैसे शेयर, तो शेयर सर्टिफिकेट का अपना कोई मूल्य नहीं है, वो एक कंपनी के जो वर्थ है, ये कंपनी का जो फ्यूचर है उस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब है एनालिसिस ऑफ ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो सिक्योरिटीज होते हैं ये ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके माध्यम से फाइनेंस का लेन देन होता है और ये ट्रेडेबल होते हैं, मतलब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, हम शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। अब सिक्योरिटी एनालिसिस के अलग तरीके हैं, जो मुख्य तरीके हैं वो हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अलावा अन्य भी तरीके हैं बहुत सारे, मेजर है टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है, इसका मतलब होता है जब हम एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं और उसके आधार पर प्रेडिक्ट करते हैं प्राइस मूवमेंट्स का फाइनेंशियल मार्केट में बाय यूजिंग द हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट, यानी कि जो हिस्टोरिकल यानी कि गत वर्षों के जो प्राइस चार्ट्स हैं या मार्केट स्टैटिस्टिक्स हैं कि पूर्व में पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के जो ट्रेंड है वो क्या दिखा रहे हैं, और उनके आधार पर हम फ्यूचर का आइडिया जब लगाते हैं तो इसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में एक कंपनी के फंडास पे ध्यान रखा जाता है जो करंट में है, ना कि उसके पिछले प्रीवियस ट्रेंड पे। इसमें इवेल्युएट किया जाता है सिक्योरिटीज को बाय अटेम्प्टिंग टू मेजर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। स्टॉक का आंतरिक मूल्य यानी कि एक संस्था की जो वैल्यू है उसको देखा जाता है, वर्तमान में क्या उसकी वैल्यू, और उसके आधार पर जो स्टॉक्स है उनका प्राइस निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A dash is the joining of two firms in order to form a third company in which the equity is shared। मतलब कहा गया है कि एक ज्वाइनिंग ऑफ टू फर्म्स, एक ये ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो फर्म्स आपस में ज्वाइन करती हैं ताकि वो एक थर्ड कंपनी बना सकें, और इसमें वो अपनी इक्विटी को शेयर करती हैं यानी कि कैपिटल को शेयर करती हैं। ऑप्शन है, मतलब कहने का ये है कि जैसे दो संस्थाएं ए और बी, ये आपस में अपने जो इक्विटी है, जो कैपिटल है, उसको शेयर करती हैं, एक दूसरे को कैपिटल को मतलब ज्वाइंट कैपिटल बना लेती है एक तरीके से, और संस्था को
मिला देती हैं ताकि एक नई संस्था बन जाए और बेटर तरीके से काम कर सकें, बड़े मार्केट पे कब्जा कर सकें और कई तरह की इकोनॉमीज उनको अचीव कर सकें, अपनी जो पावर है उसको बढ़ा सकें, कंट्रोल को बढ़ा सकें। ऑप्शन है इसके, इनमें से क्या इसको कह सकते हैं, जो गिवन ऑप्शन है उनमें से आंसर ढूंढना है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ऑप्शन 2 ज्वाइंट वेंचर, ऑप्शन 3 प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर और ऑप्शन 4 मेजॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 ज्वाइंट वेंचर। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन था ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर एक बिजनेस अरेंजमेंट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टी यानी कि दो कंपनी अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और पर्पस होता है कि वो एकम्प्लिश कर सकें एक स्पेसिफिक टास्क को, बड़े टास्क को। टास्क कैन बी ए न्यू प्रोजेक्ट, वो नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है, इन एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी। अब ज्वाइंट वेंचर का जो मीनिंग है वो बड़े संदर्भ में है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब यहाँ पे तो जो एग्जाम्पल दिया गया था उसमें बताया गया था दोनों कंपनी एक साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों कंपनी ए और बी एक नया ज्वाइंट वेंचर सी चालू कर दें और ए और बी भी एग्जिस्टेंस में रहती हैं और जो सी है ये इनका नया वेंचर बन जाता है जिसकी इक्विटी ये दोनों लगाती हैं। तो ये ज्वाइंट वेंचर का रूप हुआ। अब किसी भी काम करने के लिए ये इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसको कहा जाता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक कंपनी के बारे में कहा जाता है उस सिचुएशन में जिसमें कुछ इंटरेस्ट रखने वालों का मतलब कुछ हितधारकों का, कुछ शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होता है संस्था में वो नॉन कंट्रोलिंग होता है। नॉन कंट्रोलिंग यानी कि वो कंट्रोल करने की सिचुएशन में नहीं रहते हैं। जनरली एक संस्था में जब कुछ शेयर होल्डर्स 50% से कम का शेयर्स अपने पास होल्ड करते हो, यानी कि उनके पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 50% से कम है, तो उनका डिसीजन पे पूरा जो कंट्रोल है वो नहीं रहता और इसलिए वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कहे जाते हैं। मेजॉरिटी इंटरेस्ट, मेजॉरिटी इंटरेस्ट इसके उलट है। मेजॉरिटी इंटरेस्ट तब कहा जाता है जिन शेयर होल्डर्स का एक संस्था में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो। अब साधारण शब्दों में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तब कहा जाता है जब कुछ शेयर होल्डर्स के पास एक संस्था के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स होते हैं, तो उनके पास इतने से ज्यादा वोटिंग राइट्स रहते हैं और वो कंट्रोलिंग की सिचुएशन में होते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर एक मर्जर का टाइप होता है। मर्जर जब दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, जब दो कंपनियां आपस में मिलती हैं उसको मर्जर कहते हैं। और ये प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर जो है ये मर्जर का एक स्पेसिफिक टाइप है। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर तब होता है जब दो कंपनियों का मकसद होता है को अपना जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों कंपनियों का जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट में एक्सटेंशन चाह रही हैं और एक दूसरे का बेनिफिट लेना चाह रही हैं। इसमें होता क्या है कि दो बिजनेस जो ऑपरेट करते हैं सेम मार्केट में, मार्केट सेम रहता है दोनों का, लेकिन जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो दोनों का सेम नहीं रहता, वो अलग अलग रहता है। लेकिन सेम मार्केट होने की वजह से उनकी जो डिमांड है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो या यूं कह सकते हैं कि ऑफन वो को कंज्यूम किए जाते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे मान लो कि अगर पिज्जा कोई कंपनी पिज्जा बेचती है और कोई कंपनी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बेचती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक की कंपनी ने पिज्जा की कंपनी से को एक्वायर कर लिया या उसके साथ मर्ज कर लिया अपने आप में, या उसको अपने यहाँ एक्वायर कर लिया, कुछ भी है। अब मर्जर, यहाँ पे मर्जर का मतलब स्पेसिफिक मर्जर से नहीं है, M&A मर्जर या एक्विजिशन कुछ भी हो सकता है, दोनों को ही मर्जर मान लिया जाता है नॉर्मल डिस्कशन में। तो ये कंपनी ने एक्वायर कर लिया इस कंपनी को, पिज्जा बनाने वाली को। तो इसका फायदा ये हो गया कि ये प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर हुआ, क्योंकि इसने अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर लिया कि अब इसका प्रोडक्ट और ज्यादा सेल होगी, क्योंकि जब इसका इस पे अधिकार हो जाएगा, कंट्रोलिंग स्टेक इसके साथ में होगा, तो ये डिसीजन ले सकेगी कि भाई जो लोग यहाँ पे पिज्जा यूज करेंगे उनको हमारी ये कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाएगी, ये मिलेगी, वहां पे रहेगी ऑलरेडी। तो ज्यादातर लोग नेचुरली उसी का कंज्यूम फिर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ए सबऑर्डिनेट हैज टू वर्क अंडर मोर देन वन बॉस। इन कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिए गए हैं नीचे, इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक सबऑर्डिनेट को, एक अधीनस्थ को काम करना पड़ता है एक से ज्यादा बॉस के बीच में, मोर देन वन बॉस, एक से ज्यादा बॉसेस के बीच में काम करना पड़ता है। ऑप्शन है के अंडर काम करना पड़ता है, सॉरी। तो ऑप्शन 1 है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 3 प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 4 लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से जो सही जवाब है वो ऑप्शन 2 मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन।
ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन था। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको जान लेते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसी संस्था का जिसमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेट की जाती है एक ग्रिड के तौर पे, ग्रिड या मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। इट एम्प्लॉइज हैव डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एम्प्लॉइज का इसमें डुअल रिलेशनशिप होता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जनरली टू बोथ ए फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोडक्ट मैनेजर। होता क्या है कि जैसे किसी संस्था में अलग अलग मान लो प्रोजेक्ट है, एक प्रोडक्ट एक्स है, एक प्रोडक्ट वाई है, एक्स है प्रोडक्ट, वाई है, जेड है। अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि ये मार्केटिंग हो गया तीनों प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोडक्शन हो गया तीनों के लिए, जैसे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, या इसके अलावा यहाँ पे सेल्स मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, अन्य कोई डिपार्टमेंट हो गया। तो होता क्या है कि ये अक्रॉस डिपार्टमेंट रहते हैं सभी। अब इसमें एक एम्प्लॉय जो काम करेगा यहाँ पे, तो वो एक्स डिपार्टमेंट जिसके अंडर है, एक्स प्रोडक्ट जिस मैनेजर के अंडर है, ये उसका भी आदेश लेगा। और यहाँ पे जो मार्केटिंग में अगर ये आएगा तो मार्केटिंग के अंडर है उसका भी आदेश लेगा। दो अधिकारियों के बीच में एक अधीनस्थ काम करता है। ऐसे ये जो है ये इस डिपार्टमेंट के और इसके बीच में काम करेगा, ये जो काम करेगा ये इस डिपार्टमेंट के और इसके बीच में काम करेगा। तो दो मैनेजर इनके लिए हो जाते हैं, और इसीलिए क्योंकि मैट्रिक्स जैसी बन जाती है इसलिए इसका नाम भी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रखा जाता है। नेक्स्ट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा रूप है, इसमें भी एक होता है लाइन डिपार्टमेंट, दूसरा स्टाफ। लाइन जो रहते हैं वो ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे ये लाइन अगर इनको मान लें हम मैनेजर्स को, तो जो स्टाफ ऑफिसर्स रहते हैं वो साइड में ही रहते हैं, वो किसी को डायरेक्ट आदेश नहीं देते, वो केवल विशेषज्ञ होते हैं किसी एरिया के, वो केवल अपना जो सुझाव होता है, सलाह होता है, वो इन लाइन मैनेजर्स को देते हैं, और बाकी लाइन मैनेजर्स का काम है कुछ सुझाव पे अमल करें या नहीं करें। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है कि अलग किसी प्रोजेक्ट के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बना देना। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अब उसने कहीं पे कंस्ट्रक्शन का ठेका ले लिया एक जगह का, तो वो एक प्रोजेक्ट बना दिया, उसके लिए जो मैनेजर होगा वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर तय कर दिया जाएगा। जैसे वो काम समाप्त होता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उनको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये सबसे पुराना और सबसे सरल स्ट्रक्चर है, जिसमें केवल एक ऑफिसर होता है और उस ऑफिसर के अंडर लोग काम करते हैं और जो आदेश हैं वो सीधी रेखा में चलते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।